नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम पेट की सीरीज़ ए के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और हमें पता ही है कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये देखिए, इसमें 100 नंबर के हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 अंक काटे जाते हैं। तो फिर और टाइम आ चुका है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है वीडियो ताकि आप जान सकें कि कैसा पेपर आता है और उसका क्या लेवल रहता है। और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, पढ़ने के लिए हमें जब एग्ज़ाम करीब आ जाए तो हमें मन लगाकर तन्मयता से उसे पढ़ना चाहिए। तो फिर ध्यान से आप पढ़ाई लिखाई सब कुछ शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और जब एग्ज़ाम डेट निकलेगी लगभग अक्टूबर नवंबर तक में शायद ये एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो अभी चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने का समय है। 3 महीने फ़ोन से दूर हो जाइए। शॉर्ट्स जब देखने लगते हैं, मैंने देखा है कई बच्चे बताते हैं कि शॉर्ट्स देखो तो फिर उसमें समय 1-1, 2-2 घंटे चले जाते हैं। तो फिर आप नियम बना लीजिए कि आपको कितनी देर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, फ़ोन का इस्तेमाल करना है। चलिए, अपना समय वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो इसमें से सबसे पहले कौन भारत आया था, आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले फाहियान जो हैं, फाहियान कब आए थे? फाहियान 5वीं ईस्वी में आए थे भारत। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और 6 वर्ष तक ये थे भारत में। और इनको पहला चीनी यात्री भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 में है ऑप्शन नंबर। इसके बाद ह्वेनसांग कब आए थे भारत? ये 630 ईस्वी में आए थे भारत। और हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, और ये 15 वर्ष तक भारत में थे। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक थे। तो फिर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। और टॉमस रो कब आए थे? टॉमस रो भी जहांगीर के टाइम में आए थे भारत। इनका ईयर है 1615। हाँ, 1615 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, प्लासी के युद्ध में 1752 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और इधर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनके बीच हुआ था और फिर बाद में अंग्रेजों की विजय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे? हड़प नीति के कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी थे। इसमें देखिए येलो कलर से हाईलाइट भी हुआ है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। आप स्क्रीनशॉट लेके, अगर जिनको जल्दी पढ़ना है, अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आपको समय लेना पड़ेगा। तो हड़प नीति स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? 1848 में। 48 में स्टार्ट हुई थी, डलहौजी ने शुरू किया था। और कभी कभी पूछा जाता है कौन सा प्रदेश था? राज्य तो सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसे हड़प नीति के तहत 1848 में डलहौजी ने हड़प लिया था। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और धन्वंतरी एक वो भी हैं, हमारे देवता हैं जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। 12वें अवतार को धन्वंतरी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये बहुत ही इजी है। ये 6th 7th 8th की स्टैंडर्ड के बुक के क्वेश्चन हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो वही प्रश्न हैंगे। इसमें अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो इसके लेखक हैं मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। और ये एक ग्रीक लेखक थे। अगला है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये
अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और बस। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये सन 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसके तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 8वां मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस सन में की थी इन्होंने? 1942। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना की थी, लाला हरदयाल ने की थी, ये 1913। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी। और मित्र मेला की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर की थी। होम रूल लीग की स्थापना तो एनी बेसेंट ने की थी। तो एनी बेसेंट 1916 में की थी। और एक और होम रूल लीग था, उसकी स्थापना की थी 1916 में सितंबर में। ये तो एनी बेसेंट का है। और अप्रैल वाला था तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी पुणे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्नों में से प्रश्न बनाना सीखिए। अब जैसे अगला खिलाफत आंदोलन है, तो हमें याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन का समय क्या था, किन्होंने किया था। हो सकता है अगला प्रश्न यही बन जाए। कम से कम क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देखते चलें। तो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1900, इसका सन क्या था? सन 1919 से 1924 तक चला था खिलाफत आंदोलन। और इसके जो मुख्य वो थे सूत्रधार शौकत अली और मोहम्मद अली, ये भाई थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना और शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें बिस्मिल्लाह अशफाकुल्ला खां शामिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। इन सबको फांसी दे दी गई थी। और इसका सन था क्या? काकोरी कांड हुआ था 25 में। अभी आने वाला है, इसका डेट 9 अगस्त को हुआ था। तो 9 अगस्त आने वाला है, 3 दिन बाद, 1925। अगला हमारा प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर है। इस समय यह तेलंगाना राज्य में आता है, तेलंगाना में। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की? प्रथम वर्ष 1953 में की गई थी। तो इसमें 2 लोग थे, न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी थे, हिलेरी, और दूसरे तेनजिंग नार्गे। ये कहाँ के थे? ये नेपाल के थे। इन दोनों ने ही पहला कदम रखा था पहाड़, मतलब एवरेस्ट पर। और हमारे भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल जो थी, जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उन्होंने सन 1984 में हिमालय पे विजय हासिल की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो यह है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कब? 1982 में। इसको पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग है। और यहाँ यह किस लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए बहुत ज़्यादा ही विख्यात है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दिल्ली राजहरा। और यह कब स्टार्ट किया गया था? यह स्टार्ट किया गया था 1955 में रूस के सहयोग से। इस समय छत्तीसगढ़ में है। आप कॉपी पेन लिए रहा कीजिए, नोट करते रहा कीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, हमेशा नहीं रहते हैं ब्रेन दिमाग में, तो इनको नोट कर लीजिए। हमारा अगला है, जोजिला 15 दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें बताना है सही कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है, नाथुला और जिलेपला सिक्किम में है। जबकि ये कौन सा है?
बारा लापचा और शिपकिला। बारा लापचा हिमाचल प्रदेश में है और शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये थागला कहाँ है? थागला लद्दाख में पड़ता है आपका। और नीति पास और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख और नीति पास ये हैं उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो सकता है अगला प्रश्न यही बन जाए। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? तो इसका आंसर सी सही है। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। जबकि बलवंत मेहता ने क्या किया था? 1957 में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था दी थी। और एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हरित क्रांति लाई थी भारत में। कौन सी? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। इनके समय में वित्त मंत्री भी पूछे जाते हैं कई एग्जाम में, तो वे थे मनमोहन सिंह जी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल तो सम्मिलित है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता नहीं सम्मिलित है। यह संवर्ती सूची में शामिल है, संवर्ती सूची में आता है, ना कि राज्य सूची में आता है। और 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची जो है, 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। हमारा अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये है डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। यही है जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है। भाग कौन सा है? भाग 4 है। भाग 4 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40। और इसके बारे में है कि इसको 73वें संशोधन में जोड़ा गया है, जो 1992 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो यह विचार रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किस सन में? 1957 में ये आया था। अगला हमारा है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी ओम है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से होता है, क्या होता है? कैंसर रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसे एपिडर्मिस, अधिचर्म कहा जाता है। ये विज्ञान के प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अब मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए। ये भी कुल 5 प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कराना पड़ेगा, लेकिन इनके आंसर आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 का होगा 300, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। अगला है 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है 34 का आंसर डी सही है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपना सॉल्व कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर। हमारा अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न आए हैं मैथ के, और उधर तालिका भी दी रहेगी, उसमें 10-10 प्रश्न रहते हैं, 20 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ के, और 25 क्वेश्चन हिंदी के भी ऐसे ही बनते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 47।
अब हिंदी का शुरू हो जाता है। ये है, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम कुंठित है। गजवदन का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो इसका होगा कंकटाकीर्ण। अगला है, दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ यानी उचित निर्णय करना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी कौन सी? ऑप्शन सी, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। अब ये इंग्लिश का पैरा है, 41 से 43 तक के आंसर इससे ही देने हैं आपको। आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन क्या है, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। अगला प्रश्न है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लो पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो ऑथर ने क्या सबसे पहले किया था? क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला है हमारा प्रश्न, देखिए सिनोनिम्स का है ये। सिनोनिम्स, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का होगा सिनोनिम्स डिग्निटी। अगला है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, इसका होगा डल, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला है, ये रीजनिंग का है, ये भी 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज से संबंधित है तो मच्छर मलेरिया से संबंधित होगा। अगला है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो देखते हैं क्या है, मेल कौन सा नहीं रख रहा है। तो इसमें से शूरवीर, ऑप्शन नंबर बी है, यही मेल नहीं रख रहा है। हमारा अगला है, नीचे किसी निश्चित कूट भाषा में ये दिया हुआ है, इसको क्या लिखा जाता है? ऐसा है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ की पति की बहन मेरी बुआ है, वह उस महिला से किस प्रकार से आदमी संबंधित है? तो इसका जवाब होगा बहन, 49 का डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर है रविवार होगा। अब ये क्वेश्चन आगे देखिए, आगे हैं ये उसके हैं करंट अफेयर्स के। तो इसके 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, चलिए सॉल्व करते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो वो राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगाया? तो मास्टर कार्ड प्रतिबंधित किया था। ये सब तो करंट अफेयर पुरानी हो चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया था। और अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय ध्वज दल के ध्वजवाहक के लिए नामांकित किया गया है? तो वह है मरियप्पन थंगवेलु को। अगला प्रश्न क्या है, ये तो पुराना हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। बैंक का कितनी उसकी विकास दर है, क्या है, ये काम का है थोड़ा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021, ये देखिए 2021 का है, हमें 2023 का याद रखना है कि 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो वो है सिंगापुर का। जापान का अब नहीं रहा, सिंगापुर की जगह आ गया है। और भारत का 80वें नंबर पर है पासपोर्ट का रैंक, जबकि सिंगापुर का फर्स्ट है। ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ये DMK ने जीता था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो इस बार 2023 में कौन सा शीर्ष है ये आप देखिए, ना कि 23 का देखना है, 22 का 21 का देखना है। तो 23 में कौन शीर्ष पर है? तो वो है स्वीडन नंबर 1 पर है, स्वीडन ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और भारत का स्थान क्या है? भारत 126वें स्थान पर है, ये भी आप याद रखिएगा। पिछले वर्ष भारत 128वें स्थान पर था, इस बार 2 रैंक की वो बढ़त इसने हासिल कर ली है। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो वो है तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर, ये देखिए यहाँ से 61 से ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी जीके के क्वेश्चन है पर करंट अफेयर नहीं है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न ये हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? ये सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो वह गोवा है। गोवा की कैपिटल पणजी है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। अगला है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 45 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, याद करने लायक। अगला है हमारा प्रश्न क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग में है इसका कार्यालय, और इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो यह खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को करना है आपको। तो ये है, आप इसको पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लीजिए और हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राप्त करने योग्य है, इसका अर्थ है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो इसमें लेखक ने क्या बताया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगला हमारा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 75 का। अब फिर से एक और पैरा दिया हुआ है गद्यांश का, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए धीरे धीरे, यहाँ से भी है। अब इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा है जल्दी से करना चाहिए। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 76 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, कहाँ होता है? साहित्य शास्त्र में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसका आंसर होगा सी सही, अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या होगा? निरामय अर्थात स्वस्थ। तो दोस्तों इसके बाद ये मैथ का प्रश्न है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर अपने आप कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और इसमें देखिए इसके आंसर भी येलो कलर से हाईलाइट हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकेंड शिफ्ट का सीरीज़ ए का, जो 2021 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर का स्तर कैसा रहेगा, तो फिर तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मैं ऐसे ही काम की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।